31 मार्च 2019 एक कॉन्सेप्ट मैंने सारे स्टूडेंट्स को बताया था कि हमारी जो वीडियोस कह रहा हूँ सॉरी, हमारी जो फाइनेंशियल ईयर होता है भले ही वो एंड इस डेट पे होता है, लेकिन जो हमारी बुक्स फाइनल होती हैं दैट टेक्स अनदर 3 to 4 months, 3 से 4 से 5 या 6 महीने, 6 मंथ्स लगा लो, अनदर 6 मंथ्स तक लगने के बाद हमारी बुक्स जो होती हैं वो फाइनल होती हैं। ठीक है, अब पॉइंट क्या है जो एडजस्टिंग इवेंट ये बता रहे हैं, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अगर इस टाइम पीरियड में कोई भी ऐसी चीज़ हुई जिसका इफेक्ट डायरेक्टली इस बैलेंस शीट से रिलेटेड है, इस टाइम पीरियड में जब तक हम अपनी बुक्स फाइनलाइज कर रहे हैं, बुक्स अगर हम फाइनलाइज कर रहे हैं, बुक्स फाइनलाइज करने तक अगर कोई भी चीज़ ऐसी हुई जिसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है हमारा इस फाइनेंशियल ईयर का जिसकी हम बुक्स बना रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे, तो हमें इसको इस बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। अगर हालांकि तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे दिखा देंगे, हो तो 31 मार्च के बाद रहे, हो 31 मार्च के बाद रहा है, लेकिन जब तक तुमने बुक्स फाइनल किए हैं तुम्हें पता चल चुका है कि 31 मार्च वाली बैलेंस शीट में ये चीज़ होनी है। जैसे एक बंदा था, उससे तुम्हें 1 लाख रुपए आने थे, हुआ क्या, तुम्हें बुक्स फाइनल होने के 2 महीने पता चला कि उससे कुछ नहीं आना, उसकी डेथ होगी और उसकी सारी फैमिली सब जा चुकी है, तुम्हें कुछ नहीं आना, तो यू नो कि उसके पैसे नहीं आने। अब जब तुम बुक्स फाइनल करोगे, तुम इस डेट को जो बैलेंस शीट बनाओगे यहाँ इस 1 लाख का इफेक्ट डालोगे। तुम बोलोगे कि सर क्यों हम उसको अगले साल क्यों ना दिखाएं? दिस इज लॉजिक। बुक्स फाइनल करने से पहले तुम्हें पता चल चुका है कि वो पैसे नहीं आने, इस साल ना दिखा के अगले साल दिखाओ, दैट इज नॉट द थिंग। उसका फायदा क्या हुआ? पता ही है तुम्हें पैसे नहीं आने, ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू IAS 10 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये यही बोलता है, जो भी चीज़ें हमारी रिपोर्टिंग पीरियड में होती हैं अगर उनका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी बैलेंस शीट में आएगा तो हमें उसे अलग से शो करना है। अगर उसका डायरेक्ट इफेक्ट बैलेंस शीट में नहीं आएगा तो हमें उसको अलग से शो नहीं करना। ठीक है गाइस? तो इसमें यही बताया हुआ, देखो, एक होते हैं एडजस्टिंग इवेंट, एक होते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। जो एडजस्टिंग इवेंट होते हैं दे प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस ऑफ कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द रिपोर्टिंग डेट, मतलब हमारे पास प्रूफ है कि इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगा तो हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करेंगे। नॉन एडजस्टिंग इवेंट, अब इसमें कोई हमारे पास मेथड नहीं है, तो अगर इसका गोइंग कंसर्न से इम्पैक्ट पड़ता है, चलो इसको छोड़ दो गाइस, इसका कोई फायदा नहीं है, यू कैन जस्ट इग्नोर दिस पार्ट, इसको छोड़ दो। हम सीधा एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जिसके क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है? तो गाइस एडजस्टिंग इवेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? सो एडजस्टिंग इवेंट्स, दीज इवेंट्स प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस ऑफ कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द रिपोर्टिंग डेट। फॉर एग्जाम्पल, any receivable at the reporting date which are subsequently regarded as possibly not being collectible may help to quantify the allowance for receivables required as on reporting date। मतलब जिस दिन हम बुक्स क्लोज कर रहे हैं उस डेट का हमें पता चला एक बंदा था जिसके पैसे आगे जाके नहीं आने जब तक हम बुक्स फाइनल कर रहे थे। सो रिपोर्टिंग डेट क्या होती है मैं बताता हूँ। 1 अप्रैल 2018, 31 मार्च 19 और ये जैसे है 30 सितंबर। दिस इज़ रिपोर्टिंग डेट और दिस इज़ जब हम बुक्स फाइनलाइज करते हैं। तो रिपोर्टिंग डेट तक हमें पता चला कि कोई डेटर था जिसके पैसे हमें अब नहीं आने, इस पीरियड में पता चला, तो हम इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखा देंगे, क्योंकि इससे हम जो अलाउंस बनाएंगे उसमें हेल्प मिल जाएगी, हम अलाउंस और ज़्यादा एक्यूरेट बना पाएंगे, क्योंकि ये पैसे तो आने ही नहीं है, इसका अलाउंस बना के फ़ायदा क्या है? तो इसको तो हम सीधा बैड डेट सिखा देंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए पढ़ना, एग्जाम्पल्स ऑफ एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, इसी में से क्वेश्चन आता है कि बताओ कौन से इवेंट्स हैं जो बैलेंस शीट में एडजस्ट होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो फर्स्ट इज द सेटलमेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट ऑफ अ कोर्ट केस विच कन्फर्म अ ईयर एंड ऑब्लिगेशन। तुम्हारे अगेंस्ट एग्जाम्पल, कंपनी के अगेंस्ट कोई कोर्ट केस चल रहा था, 31 मार्च जब तक रिपोर्टिंग डेट है वहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन रिपोर्टिंग डेट के बाद बुक्स फाइनलाइजेशन से पहले हमें पता चला कि हम कोर्ट केस हार चुके हैं और हमें पैसे देने ही पड़ेंगे।
तो हमें 31 मार्च को एक लायबिलिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि हम केस हार चुके हैं बुक्स फाइनल होने से पहले, तो हमें इसको लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। The receipt of information after reporting date that indicates that asset was impaired at reporting date, मतलब हमने रिपोर्टिंग डेट को जो एसेट्स दिखाए थे उसमें से एक एसेट था, हमें पता चल गया कि इसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा गिर गई है, इम्पेयर हो चुकी है, गिर चुकी है, ठीक है, मार्केट वैल्यू जो है वो कॉस्ट से भी काफ़ी नीचे आ गई है, तो हमें उसकी वैल्यू कम करके दिखानी पड़ेगी रिपोर्टिंग डेट पे ही, चाहे वैल्यू बाद में गिरी है बट बुक्स फाइनल होने से पहले गिरी है, तो हमें इसको दिखाना पड़ेगा। Bankruptcy of a customer after reporting date that confirms the year-end debt is irrecoverable. I've already given you this example. If a person from whom you have to receive some amount and वो person bad debt हो जाता है, तो क्या होगा, हमें भले ही रिपोर्टिंग डेट पे नहीं पता था लेकिन बुक्स फाइनल होने से पहले पता चल गया, तो हम इसको डिस्क्लोज करेंगे। सेल ऑफ इन्वेंट्रीज आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड एट अ लोअर प्राइस। अब देखो, तुम लेट से टी शर्ट सेल करते हो, तुम्हारे पास टी शर्ट्स कुछ हैं, नॉर्मली टी शर्ट मैंने बताया था कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस, याद है ना, हम उस पर शो करते हैं। 31 मार्च को जो मार्केट प्राइस था दैट वाज हायर, तो ऑब्वियसली हमने टी शर्ट कॉस्ट पे दिखाई होगी, लेकिन जब तक हम बुक्स फाइनल करने लगे तो हमें पता चला कि अप्रैल या मई में, जैसे मई में इन शर्ट्स की डिमांड बिल्कुल ख़त्म होगी और इसका प्राइस, मार्केट प्राइस बहुत कम रह गया। ऑल्दो 31 मार्च को मार्केट प्राइस ज़्यादा था, लेकिन बुक्स फाइनल होने से पहले हमें पता चल गया कि ये तो बहुत सस्ती बिक रही है भाई, ये तो वो रेट रहा ही नहीं। तो जब हम अपनी बुक्स फाइनल करेंगे हमें उनके अंदर इसकी वैल्यू का इफेक्ट दिखाना पड़ेगा और वैल्यू कम करके दिखानी पड़ेगी। जैसे इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो इस बार बहुत कंपनीज़ ने करा है बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज ऑफ 31 मार्च को सबको नहीं पता था कि इतने चेंजेस आएंगे, बाद में बिजनेसेस में काफ़ी फॉल्स आए हैं, प्राइसेस में बहुत चेंजेस हुए हैं, तो इसीलिए रिपोर्टिंग डेट पे, और अभी तक सितंबर एंड भी नहीं हुआ तो बुक्स भी फाइनल नहीं हुई, तो बहुत कंपनीज ऐसी हैं जो ये चेंजेस हो रहे हैं, जैसे बैड डेट्स बहुत सारे हो गए, लोगों ने पैसे देने से मना कर दिया, तो अगर तुमने ACCA की होती तो आज की डेट में तुम्हारी बहुत डिमांड होती, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ACCA तो करता है, हालांकि अकाउंटेंट भी करते हैं, बट ACCA डू दिस थिंग्स इन अ बेटर वे, बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो ये चीज़ तुम सारे करते हैं। अभी तुम उनको बोलते कि सर देखो उस बंदे ने पैसे नहीं दिए, हालांकि 31 मार्च तक हमें लग रहा था आ जाएंगे, बट बुक्स फाइनल होने से पहले हमें पता है कि वो आएंगे नहीं, तो वहीं उसी ईयर में दिखा के ख़त्म करो बैड डेट्स, वो चीज़। डिटर्मिनेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज और प्रोसीड्स फ्रॉम सेल बिफोर द रिपोर्टिंग डेट। द डिटर्मिनेशन आफ्टर रिपोर्टिंग डेट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज और प्रोसीड्स फ्रॉम एसेट सोल्ड बिफोर रिपोर्टिंग डेट, ये मुझे भी समझ नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हैं। ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज्ड और प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सेल बिफोर द, इसको छोड़ दो गाइस, कोई चक्कर नहीं, अगर पॉइंट आता है तो देख लेना, कुछ खास नहीं है। डिस्कवरी ऑफ अ फ्रॉड और एरर शोइंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब हम जब बुक्स फाइनल कर रहे थे हमें पता चला कि देयर इज़ अ सिचुएशन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है, हमें ये 31 मार्च को दिखाना पड़ेगा। तो दीज ऑल आर एडजस्टिंग इवेंट्स। अब इसके बाद आएंगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इसके भी एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं गाइस। नॉन एडजस्टिंग इवेंट में सबसे पहले आएगा अनाउंसिंग अ प्लान टू डिसकंटिन्यू एन ऑपरेशन। हमने रिपोर्ट, अब ये बात हो रही है रिपोर्टिंग पीरियड के बाद की, सब कुछ रिपोर्टिंग पीरियड के बाद ही हो रहा है गाइस, लेकिन बुक्स फाइनल होने से पहले इस पीरियड में हो रही। तो हमने कोई नया प्लान बनाया कुछ टू डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, तो हमने ये प्लान यहाँ पे बनाया, इसका इस फाइनेंशियल ईयर से कोई लिंक नहीं है, यहाँ तक तो सेल हुई थी, परचेज हुई थी, सब हुआ था, नेक्स्ट ईयर हमने वो प्लान बंद करा है, तो इसको हम बुक्स में शो नहीं करेंगे। मेजर परचेज ऑफ एसेट, हमने यहाँ पे कोई एसेट परचेज करा है तो इस साल करा है, उसका पिछले साल से क्या लिंक है, कोई लिंक नहीं है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट बाय फ्लड एंड फायर, कोई एसेट हमारा जल गया, कुछ हो गया, ये हो गया, तो भाई वो तो उसमें इस साल में तो कोई चेंज नहीं आया ना, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस ईयर, इस साल का इफेक्ट नहीं है, उसके बाद जला है, यहाँ पे तो इस डेट को तो एसेट था ना हमारे पास, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंटरिंग इनटू अ सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स और कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़, कोई नई लायबिलिटी बन चुकी है, कोई नया कमिटमेंट है, कोई नया कोर्ट केस हो गया है, तो दैट इज़ रिलेटेड टू दिस ईयर,
पिछले साल से रिलेटेड नहीं है। कमेंसिंग अ कोर्ट केस अराइजिंग आउट ऑफ इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, सेम रिपोर्टिंग डेट के बाद कुछ नए कोर्ट केस हो गए हैं, तो ऑब्वियसली वो पिछले साल उसका इफेक्ट कोई भी नहीं आएगा। ठीक है गाइज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, दैट इज एडजस्टिंग इवेंट्स एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। ठीक है गाइज, अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एडजस्टिंग इवेंट्स फॉर बिग कंपनी। द ईयर एंड हमारा हो रहा है 30 जून को और अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 18 अगस्त को, दैट मीन्स जुलाई अगस्त 48 डेज़ में हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं। ये सारी चीज़ें हमें 48 डेज़ के अंदर पता चली हैं, तो हमें देखना है कि कौन कौन से एडजस्टिंग इवेंट होंगे। पहला, सेल्स फॉर द ईयर एंड इन्वेंट्री ऑन 2 जुलाई एट लेस देन कॉस्ट, मतलब 2 जुलाई को हमने जब सेल्स करी वो कॉस्ट से कम हुई। अब तुम बोलोगे कि सर इस सेल्स का पिछले साल से क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर स्टॉक तुम्हारा कॉस्ट से भी सस्ता बिके, दैट मीन्स तुमने जब इस डेट को बुक्स बनाई होंगी तो तुमने कॉस्ट ज़्यादा दिखाई है और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तुम बुक्स क्लोज कर रहे हो तुम्हें पता है कि कॉस्ट कम है, तो दैट मीन्स इसका इफेक्ट तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक में दिखाना पड़ेगा। और देखा जाए तो चारों ऑप्शंस में हमारा 1-1-1 ऑप्शन आ ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इशू ऑफ न्यू शेयर्स ऑन 4 जुलाई। 4 जुलाई को नए शेयर मैंने इशू किए हैं, मैं बना देता हूँ यहाँ पे, दिस इज़ रिपोर्टिंग डेट और ये है वो टाइम पीरियड, दिस इज़ 30 जून और ये है 18 अगस्त। हमने यहाँ पे कुछ शेयर इशू किए हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उसका, पिछले साल से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो सेकंड तो आएगा ही नहीं। अब सेकंड नहीं आएगा मतलब बी भी गलत है, सी भी गलत है। अब देखो गाइस, ये तरीका होता है पढ़ने का, अब बी भी गलत है और सी भी गलत है, बचा ए एंड डी। अब ए है 146, डी है 1456, मतलब 146 तो है ही है एडजस्टिंग इवेंट, हमें सिर्फ देखना है 5 आएगा कि नहीं आएगा। दिस इज़ अ वे टू डू अ क्वेश्चन इन अ क्विकर वे। 146 तो तीनों में आ रहा है, दैट मीन्स 146 ये तो है ही है। अब 5 है कि नहीं ये हम देखते हैं, तो 5 इज़ ऑल ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ कॉम्पिटिटर वर एक्वायर्ड ऑन 21 जुलाई। हमने किसी कॉम्पिटिटर के शेयर यहाँ पे एक्वायर किए हैं, उसका पिछले साल से कोई रिलेशन ही नहीं है, हमने तो बाद में एक्वायर किए हैं, तो बाद वाली बैलेंस शीट में आएगा, तो 5 विल नॉट बी द आंसर, तो डी विल ऑल्सो नॉट बी द आंसर, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज़ अ वे टू सॉल्व अ क्वेश्चन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन हम एक ऑड वन आउट करके सिचुएशन यूज़ करके वी कैन डू दी क्वेश्चन। ठीक है गाइस, अब इसके बाद हमारा पॉइंट आता है गाइस, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, दिस इज़ अ वेरी इजी टर्म, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। इसको एसेस रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट मत समझना, तुम इसका लिंक करना अक्रूवल और प्रीपेड से, उस चैप्टर से इसका लिंक करना, ये बहुत ईजी है। सो रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर में बेसिकली क्या है, क्या बता रहा है, देखो इसमें ये है कि तुमने लेट्स से तुम्हारा काम है कंप्यूटर सेल करने का, तुम कंप्यूटर सेल करते हो, तुमने किसी को 50,000 का कंप्यूटर सेल किया, यू सोल्ड कंप्यूटर फॉर 50,000, प्लस तुमने उसको बोला कि मेंटेनेंस का जो बिल होगा आपका, जैसे एएमसी होता है ना, एनुअल मेंटेनेंस, तो तुमने उससे एएमसी कर ली, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, वो ले लिए उससे 5,000, मतलब कि पूरे साल का आपका पूरी मेंटेनेंस आपकी फ्री होगी, जिसके हम 5,000 स्टार्टिंग में लेते हैं। तो टोटल अमाउंट जो तुमने कंप्यूटर का लिया है वो लिया है 55,000। तो पॉइंट ये है, और सोचो ये कंप्यूटर उसने बाय करा है 1 जनवरी को और 31 मार्च को हमारी बुक्स क्लोज होती हैं। 1 जनवरी को हमने कॉन्ट्रैक्ट करा है, 31 मार्च को हमारी बुक्स क्लोज होती हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी इनकम आएगी, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी इनकम आएगी। वेरी सिंपल, 50,000 की तो मेरी पूरी सेल है कंप्यूटर की, वो तो पूरा आ जाएगा। 5,000 जो मैंने एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस थे, दिस इज़ फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने के होते हैं ये। तो मैंने 1 जनवरी को उससे एएमसी करी, दैट इज़ 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, पूरे साल की मैंने एएमसी कर ली 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। बुक्स मेरी क्लोज होती हैं 31 मार्च को, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस में जो मैं इनकम दिखाऊंगा
इस पीरियड की इनकम दिखाऊंगा 3 मंथ्स की, दैट मीन्स 1500 इंटू 5000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, सो दिस इज 4, 1250 आई विल शो एज माई अदर इनकम। तो टोटल इनकम जो मेरी आएगी 51250, और जो एक्सेस 3750 मैंने लिया हुआ है, दिस विल बी माई लाइबिलिटी विच इज़ प्री रिसीव्ड इनकम, अगले साल की इनकम अभी आ गई। तो बेसिकली इस चीज़ को मैंने बाइफिकेट कर दिया अक्रूड और प्रीपेड में, एंड दैट्स इट गाइज। और कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें, मैं इसको कराता भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ बोलता हूँ ये अक्रूड प्रीपेड से लिंक है। स्टिल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो इसका क्वेश्चन ही करते हैं जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन्हीं की इलस्ट्रेशन करते हैं। ऑन 1 December 2001 वेड कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर plus 12-month technical support. वेड company delivered the computer and transferred the control of the computer on 1st December. 1st December को हमने कंप्यूटर सेल करा। कस्टमर पेड $420 इमीजिएटली, 420 उसने साथ के साथ दे दिए, विच कंप्राइज ऑफ 300 फॉर द कंप्यूटर एंड 120 फॉर टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट जैसे मैंने AMC बताया था। वेड कंपनी हैज़ अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। 31 मार्च को हमारी बुक्स क्लोज होती हैं। अब 1 दिसंबर को 2001 को उसने कंप्यूटर लिया है, तो कंप्यूटर तो पूरा हमारा रेवेन्यू हो जाएगा 300। अब 120 जो थे दैट इज़ फॉर 1 ईयर, पूरे 1 साल के है ना। टेक्निकल सपोर्ट 1 साल की है, 12 मंथ्स की। अब 12 मंथ में दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 महीने बीत चुके हैं। तो जब हम बुक्स क्लोज करेंगे इंटू 4 डिवाइड बाई 12, 340, तो 340 को हम अपनी इनकम दिखाएंगे, और जो बैलेंस रह गया मेरा 80, उसको मैं दिखाऊंगा अपना लायबिलिटी, कि अगले साल के पैसे जो हैं 80 वो अभी मुझे आए हुए हैं। ये सबको पता होगा, सब ने अक्रूवल प्रीपेड पढ़ा हुआ है, ठीक है। 340 और 80 हम सीधा आंसर निकालते, इन्होंने बड़ी नौटंकी करी हुई है। तो 340 एंड 80 इज़ योर आंसर, ठीक है गाइज। सो दिस इज़ योर कंप्लीट चैप्टर। इसके बाद इसमें और कुछ नहीं है, इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लस इसी की इलस्ट्रेशन है। इसको पढ़ लेना गाइज, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, एंड योर चैप्टर इज़ फिनिश, ठीक है गाइज। अब आई होप तुमको सारे चैप्टर्स, मैंने सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए, नथिंग इज़ लेफ्ट, तो अच्छे से पढ़